कौन सा टॉपिक चल रहा था? औरंगजेब। जन्म कब हुआ था बेटा? 1618 में, दोहद, उज्जैन में। पिता का नाम क्या था औरंगजेब का? शाहजहां। माँ का नाम क्या होता था? मुमताज महल होता था। और राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर होता था? दक्कन का गवर्नर होता था। ठीक है। इसका राज्याभिषेक बेटा वो 2 बार हुआ था ना, वो 1657-58 बोल दिया था, वो 1658 और 1659 है, ये कर लेना। पहली बार 1658 में हुआ, दूसरी बार 1659। कल शायद 1657-58 बोल दिया था मैंने। ठीक है, ये कर लेना। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। पहली बार हुआ था 1658 में, दूसरी बार 1659 में। युद्ध वो सेम ही है। ठीक है, युद्ध तो वही रहेगा, एक बार धर्मट के युद्ध के बाद और एक बार देवराई के युद्ध के बाद है। ठीक है, तो औरंगजेब का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। एक बार 1658 में, क्योंकि जब ये राजा बना था 1658 से 1707 तक है ना। ठीक है, एक बार तो कब हुआ? जब ये राजा बना, और दूसरी बार इसने जब है ना दारा सिक्कों को मार दिया था, उसके बाद इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ। याद रह जाएगा ना कितनी बार हुआ राज्याभिषेक इसका? 2 बार क्या हुआ था? 1658 और 1659 में। भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा राजा था जिसका 2 बार क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। और इसके ना कहते हैं बचपन का नाम आलमगीर था, यानी गद्दी पर किस नाम से बैठा? ये आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, औरंगजेब है ना गद्दी पर किस नाम से बैठा बेटा? आलमगीर के नाम से। या एक बार आया, इसके बचपन का नाम क्या था? आलमगीर था। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या होता था बेटा? आलमगीर होता था। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या होता था? आलमगीर होता था। किसके बचपन का नाम आलमगीर होता था? और इसे दरवेश कहा जाता है। ठीक है, दरवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दरवेश। ठीक है, तो 2 नाम थे इसके, एक तो आलमगीर और एक कौन सा नाम था बेटा? दरवेश। ठीक है, लिख लो। औरंगजेब का के इतिहास में 2 नामों का वर्णन मिलता है, एक तो आलमगीर और एक दरवेश। जैसे शाहजहां को किस नाम से जानते थे हम? खुर्रम के नाम से जानते थे। और औरंगजेब को किस नाम से जानते थे? आलमगीर और दरवेश के नाम से किसको जानते थे? औरंगजेब को जानते थे। और बेटा इसकी ना चारित्रिक विशेषता के लिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना। औरंगजेब को हम क्या बोलते थे बेटा? जिंदा पीर बोलते थे। लिख लो, इसकी चारित्रिक विशेषता के लिए, इसकी चारित्रिक विशेषता के लिए औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। इसकी चारित्रिक विशेषता के लिए औरंगजेब को क्या कहा जाता था बेटा? जिंदा पीर कहा जाता था। किसको जिंदा पीर बोलते थे? औरंगजेब को जिंदा पीर बोलते थे। किसके कारण बोलते थे? इसकी चारित्रिक विशेषताओं के कारण। कहते हैं बेटा औरंगजेब ने ना, ठीक है, एक ही शादी की थी। कितनी शादी की थी? एक ही शादी की थी। ठीक है, औरंगजेब ने कहीं कहीं पर इसकी दूसरी शादी का वर्णन मिलता है, लेकिन ज्यादातर है ना इतिहासकार इस बात से सहमत है, इसने क्या शादी की थी? एक ही शादी की थी। इसने 1637 में, कहते हैं शहजादी दिलरास बानो बेगम से शादी की थी, जो फारस घराने की थी। किस घराने की थी बेटा? फारस घराने की रानी होती थी। लिख लो, औरंगजेब ने किस से शादी की थी? शहजादी दिलरास बानो बेगम से शादी की थी। लिख लो, औरंगजेब ने किस से शादी की थी बेटा? शहजादी दिलरास बानो बेगम से औरंगजेब ने क्या की थी? शादी की थी। औरंगजेब ने किस से शादी की थी बेटा? शहजादी दिलरास
बानो बेगम से शादी की और कहते हैं 1657 में ना, ठीक है, इसकी क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1657 में दिलरास बानो बेगम की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद औरंगजेब ने इसको एक उपाधि दी थी, रबिया दुरानी। रबिया दुरानी, रबिया दुरानी की क्या दी थी, इसको उपाधि दी थी, लिख लो। औरंगजेब ने इसकी मृत्यु के बाद इसको किसकी उपाधि दी थी, रबिया दुरानी की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने मृत्यु के बाद इसको कौन सी उपाधि दी थी बेटा, बता दो। रबिया दुरानी की उपाधि दी थी। किसको रबिया दुरानी की उपाधि दी थी, शहजादी दिलरास बानो बेगम। चाहे बेटा दिलरास बानो बेगम आए चाहे रबिया आए, बात एक ही है। रबिया दुरानी की तो उसको उपाधि मिली थी, नाम क्या होता था उसका, शहजादी दिलरास बानो बेगम। किस घराने से होती थी ये, फारस घराने से होती थी। ठीक है, अब औरंगजेब ऐसा राजा होता था बेटा जो कुरान पर आधारित शासन किया करता था, लिख लो। औरंगजेब एक ऐसा राजा होता था जो कुरान के हिसाब से शासन किया करता था, लिख लो। ये पूछा जा सकता है भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा राजा होता था जिसने कुरान के हिसाब से शासन किया था, लिख लो। औरंगजेब किसके हिसाब से शासन किया करता था बेटा, कुरान के हिसाब से ये क्या किया करता था, शासन किया करता था। जो चीजें कुरान में सही है उसको औरंगजेब सही मानता था, और जो कुरान के हिसाब से गलत है तो उसे क्या मानता था, ये गलत मानता था। इसने किसके हिसाब से शासन किया था बेटा, कुरान के हिसाब से शासन किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। किसके हिसाब से किया था, कुरान के हिसाब से किया था। और सारे के सारे अगर पूछे खलीफा है ना, वो किससे खुश रहते थे, औरंगजेब से खुश रहते थे। क्योंकि सारे के सारे लिख लो खलीफा किससे खुश रहते थे, औरंगजेब से खुश रहते थे। सारे के सारे खलीफा नाराज किससे रहते थे बेटा, अकबर से नाराज रहते थे, क्योंकि अकबर हिंदुओं से क्या करता था, प्रेम करता था। ठीक है, और ये हिंदुओं से नफरत करता था। फिर भी बेटा कितनी अजीब बात है, सबसे ज्यादा हिंदू इसकी सेना में थे, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, हिंदू मनसबदार किसकी सेना में थे बेटा, औरंगजेब की सेना में। कहते हैं 1/3 है ना, क्या होते थे बेटा, हिंदू होते थे। ठीक है, तभी तो कहता हूं हमें अपनों ने ही लूटा है। ठीक है, अगर ये हिंदू इसकी सेना में इसके खिलाफ विद्रोह कर देते तो औरंगजेब कभी जीत नहीं पाता। आप हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हो 1576 में, ठीक है, महाराणा प्रताप का अकबर के साथ पढ़ते हो, लेकिन अकबर की ओर से नेतृत्व तो मान सिंह कर रहा था ना, वो भी तो हिंदू था। महाराणा प्रताप भी हिंदू था, हिंदू हिंदू पर आक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ना हमें रियल में ना खतरा की बाहरी लोगों से ज्यादा खतरा किससे है, घर के लोगों से है। ठीक है, ये सच्चाई होती है बेटा। जो इंसान आपके पास में होता है ना, उससे आपको दूर वाले इंसान से ज्यादा खतरा होता है। क्रिकेट का गेम देखा होगा ना, जो विकेट कीपर है ना वो बल्लेबाज के बिल्कुल पास होता है और उसका पैर उठते ही ना वो गिल्लियां उड़ा देता है पीछे से। तो जो आपके पास होगा ना उससे आपको सबसे ज्यादा खतरा है। ठीक है, आपकी जो दांत है ना बेटा, कभी कभी आपके दांत आपकी जीभ को ही चोट पहुंचा देते हैं, तो खतरा अपनों से है। ठीक है, क्योंकि बाहर वाले को तो, जो अपना दुश्मन है उसको तो जानते हैं ना, जो हिडन एनिमी होता है ना, छुपा दुश्मन, वो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना गालिब अक्सर कहते थे कि ए खुदा तू मुझे अपनों से बचाना, गैरों से तो मैं अपने आप निपट लूंगा। ठीक है, अपनों से बचाना। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो सबसे ज्यादा हिंदू, 1/3 हिंदू किसकी सेना में थे, औरंगजेब की सेना में 1/3 हिंदू। ये दरवेश वाली उपाधि पेपर में पूछी गई थी बड़े लेवल के एग्जाम में। औरंगजेब को कौन सी उपाधि मिली थी, दरवेश, जिंदा पीर और आलमगीर। आलमगीर, दरवेश, जिंदा पीर। कौन जाना गया था, औरंगजेब जाना गया था। ठीक है, इसने कहते हैं बेटा काशी का विश्वनाथ मंदिर लूटा था। काशी का
विश्वनाथ मंदिर लूटा था, ठीक है, 1679 में, ठीक है। और इसने ना कहते हैं मथुरा का मंदिर लूटा था, मथुरा का मंदिर लूटा था। और इसने सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर लूटा था, ठीक है। लिख लो, इसने 3 प्रमुख मंदिर लूटे थे बेटा 1679 में। लिख लो, काशी का विश्वनाथ मंदिर लूटा था। ये तीनों मंदिर है ना बेटा, किताबों में नहीं मिलेंगे, ठीक है, कि इसने लूटे थे, ठीक है। बड़े लेवल के एग्जामों में आप है ना प्रीलिम्स में जाओगे ना, तब ये क्वेश्चन मिलेंगे। इसने काशी का विश्वनाथ मंदिर लूटा था, मथुरा का मंदिर लूटा था, और इसने कौन सा मंदिर लूटा था? सोमनाथ मंदिर लूटा था। काशी का विश्वनाथ मंदिर लूटा था, मथुरा का मंदिर लूटा था, और कौन सा मंदिर लूटा था बेटा? सोमनाथ गुजरात में है, जिसको सबसे पहले है ना आप पढ़ोगे महमूद गजनवी ने 1025 में लूटा था, ठीक है। 3 मंदिर लूटे, और कहते हैं 1678 के आसपास है ना इसने तीर्थ यात्रा पर दोबारा क्या कर दिया? तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये ना ये अपाहिजों से टैक्स नहीं लेता था। एक ही ये अगर पूछिए किससे टैक्स नहीं लेता था? अपाहिजों से टैक्स नहीं लेता था। लिख लो, 1678 में इसने ना दोबारा बेटा, ठीक है, इसने तीर्थ यात्रा पर 1678 में ये मेन काम किया था। इसने ना हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया बेटा, हिंदुओं के त्योहारों पर 1678 में ये मेन काम है। हिंदुओं के त्योहारों पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। लिख लो, 1678 में इसने तीर्थ यात्रा पर भी इसने टैक्स लगा दिया था। लेकिन 1678 का मेन क्वेश्चन बनेगा, इसने हिंदुओं के त्योहारों पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया। जैसे होली होती है, दीपावली होती है, रक्षाबंधन होता है, दशहरा होता है, इन सभी पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था? औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। 1679 में कितने मंदिर लूटे थे बेटा? 3। काशी का विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और मथुरा का मंदिर। तीनों मंदिर है ना, उनका ऐतिहासिक महत्व है बेटा। तीनों मंदिरों को औरंगजेब ने लूटा, और उससे 1 साल पहले औरंगजेब ने क्या कर दिया था बेटा? हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। लिख लो, औरंगजेब ने ना संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। लिख लो, औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था बेटा? संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। लिख लो, औरंगजेब ने, लिख लो, औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसको ना डीजे वगैरह ज्यादा पसंद नहीं होते थे, ठीक है। हालांकि इसके टाइम में डीजे तो होते भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन इसको ना मतलब जो संगीत होता था ना वो पसंद, क्योंकि जो मुगलों के शासनकाल में संगीतज्ञ रहते थे, जैसे अकबर के टाइम में बेजू बाबरा रहा करता था, हर किसी मतलब मुगल के टाइम में क्या होता था, वो संगीतज्ञ, जैसे लाल उस्ताद मंसूर भी वो चित्रकार था, लाल खां जिसको गुण समुंदर की उपाधि दी थी, कल ही पढ़ा था हमने, ठीक है। शाहजहां ने जिसको गुण समुंदर की उपाधि दी, वो संगीतज्ञ हर मुगल के दरबार में रहते थे, लेकिन इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये खुद है ना बीणा बजाने का शौकीन था, ठीक है। बीणा बजाने का क्या होता था? शौकीन होता था। बीणा है ना, माता सरस्वती है ना बेटा, वो क्या बजाती है? बीणा बजाती है, ठीक है। माता सरस्वती के हाथ में कभी भी देख लेना क्या होती है? हाँ, बीणा होती है। तो कौन सा शासक होता था जो बीणा बजाने का शौकीन होता था? औरंगजेब होता था। लिख लो, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र का शौकीन होता था? बीणा बजाने का। अकबर नगाड़े बजाने का शौकीन था। लिख लो, अकबर नगाड़े बजाने का शौकीन था। अकबर क्या बजाने का शौकीन था बेटा? ये दोनों क्वेश्चन आ गया है। अकबर क्या बजाने का शौकीन होता था? तो अकबर को नगाड़े बजाने का शौक था, और ये बीणा बजाने में एक्सपर्ट कौन होता था? औरंगजेब होता था, ठीक है। औरंगजेब ने कुछ अच्छे काम भी किए थे बेटा। इसने ना 1663 में ना सती प्रथा पर क्या लगा दिया?
प्रतिबंध लगा दिया। लिख लो, इसने 1663 में सती प्रथा पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। लिख लो, औरंगजेब ने 1663 में किस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। और 1679 में एक कर था जिसको दोबारा शुरू कर देता है, जिसका नाम क्या था बेटा? जजिया। जजिया एक ऐसा कर था जो किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। और अगर पूछे इससे जजिया किससे नहीं लिया? अपाहिजों से, अपाहिज, ठीक है, या दिव्यांगों से इसने जजिया नहीं लिया था। ये बात याद कर लेना। इसने अपाहिजों या दिव्यांगों को छोड़कर सब पर क्या लगा दिया था? जजिया लगा दिया था। लिख लो, इसने अपाहिजों को या दलितों को छोड़कर, अपाहिजों को या दलितों को छोड़कर सब पर इसने क्या लगा दिया था? जजिया लगा दिया था। जजिया एक ऐसा कर था जो किससे लिया जाता था बेटा? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया एक ऐसा कर होता था जो किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, ये जजिया का इतिहास है बेटा। 712 में ना मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया। कौन लेकर आया? मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ क्या लेकर आया था? जजिया लेकर आया था। इसको पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया। किसने लागू किया? बड़े स्तर पर फिरोज शाह तुगलक ने बड़े स्तर पर लागू किया। 1564 में अकबर ने इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। अकबर अनपढ़ था तो कानून नहीं ला पाया, तो 1679 में औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया? दोबारा शुरू कर दिया। और 1719-20 में ना इसको मोहम्मद शाह रंगीला है ना, हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला इसको पूर्णतः क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो जजिया को पूर्णतः समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। लिख लो, जजिया को पूर्णतः समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। लिख लो, जजिया को पूर्णतः समाप्त किसने किया था? तो जजिया को बेटा पूर्णतः समाप्त करने वाला राजा कौन होता था? मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को पूर्णतः क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। वो पूछेगा जजिया से संबंधित राजा कौन है? ठीक है, तो कई नाम दे देगा, इसमें एक अलग दे देगा। जैसे मोहम्मद बिन कासिम दे दिया, महमूद गजनवी दे दिया, फिरोज शाह तुगलक दे दिया, ठीक है, अकबर दे दिया। तो इसमें महमूद गजनवी का जजिया से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, ये चार नाम याद रखना, कासिम, तुगलक, अकबर, औरंगजेब और मोहम्मद शाह रंगीला। ये 5 राजा किससे संबंधित होते थे? जजिया कर से संबंधित होते थे। जजिया ऐसा कर होता था जो किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। कौन सा कर लिया जाता था? जजिया लिया जाता था। याद रह जाएगा ना, जजिया ऐसा कर था जो किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। इसने जजिया पर क्या लगा दिया था बेटा? जजिया को दोबारा क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। ठीक है, अब कहते हैं औरंगजेब है ना, ठीक है, ये राजा बनने से पहले कल भी बताया था कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का सूबेदार था। और दक्कन में जो भू राजस्व कौन संभालता था? कल पढ़ा था, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां को कहाँ का टोडरमल कहते हैं? दक्षिण भारत का टोडरमल। ठीक है, और औरंगजेब ने बेटा अपनी बीबी रबिया दुरानी की याद में एक मकबरा बनवाया, जिसे बोलते हैं बीबी का मकबरा बोलते हैं। लिख लो, औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में कौन सा मकबरा बनवाया था बेटा? बीबी का मकबरा। इसे द्वितीय ताज बोला जाता है। बीबी के मकबरे को दूसरा ताज बोलते हैं। दूसरा ताज नहीं आएगा तो दक्षिण का ताज आएगा। दक्षिण का ताज नहीं आएगा तो काला ताज आएगा। काला ताज नहीं आएगा तो अधूरा ताज आएगा। ठीक है, ये सारे बीबी के मकबरे को बोलते हैं। लिख लो, बीबी का मकबरा। ये दौलताबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है बेटा? दौलताबाद महाराष्ट्र में किसका मकबरा है? बीबी का मकबरा है। दौलताबाद महाराष्ट्र में किसका मकबरा है? बीबी का मकबरा रहेगा। लिख लो, दौलताबाद महाराष्ट्र में किसका मकबरा रहेगा? बीबी का मकबरा रहेगा। और बीबी का मकबरा है ना, इसको कौन सा ताज बोलते हैं बेटा?
दूसरा ताज बोलते हैं। दूसरा ताज ना आए तो दक्षिण का। उत्तर भारत का ताज तो हो गया आगरा वाला ताजमहल, और दक्षिण का ताज कौन सा हो गया? बीबी का मकबरा। दक्षिण भारत का क्या बोलते हैं? ताज। और बेटा जब है ना इसको पता लगा कि शाहजहां ने ना, ठीक है, इसकी मतलब माता की याद में कौन सा महल बनवाया था? ताजमहल। ताजमहल किस पत्थर का था? सफेद पत्थर का। तो ये अपने पिता से नफरत करता, बोला बाबू ने सफेद बनवाया है तो मैं काला बनवाऊंगा। क्या बनवाऊंगा? काला। तो इस है तो वहीं पे है, इनका क्या हो गया? तो एक जगह हो नहीं सकता। ठीक। हाँ, औरंगाबाद, खुलाबाद, कई नाम से जानते हैं उस जगह को। ठीक है, जगह एक ही है वो। ठीक है, उसी को औरंगाबाद बोलते हैं, उसी को खुलाबाद बोलते हैं। औरंगजेब का रियल मकबरा है ना, वो एक जगह है, उस जगह का प्रॉपर नाम है खुलाबाद। ठीक है, वो दौलताबाद, औरंगाबाद तीनों महाराष्ट्र की जगह है ये। ठीक है, एक लोकेशन होती है, प्रॉपर लोकेशन होती है। जैसे कपिल मुनि का संबंध तो कैथल से है ना, लेकिन प्रॉपर जगह कौन सी है? वो कलायत है। ठीक है, तो दौलताबाद कहां पर रहेगा बेटा? लो औरंगाबाद, खुश हो जाओ, लिख लो औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसका क्या रहेगा? मकबरा रहेगा। लिख लो, बीबी का मकबरा कहां पर रहेगा? औरंगाबाद महाराष्ट्र में रहेगा। लिख लो, औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसका मकबरा रहेगा बेटा? बीबी का मकबरा रहेगा। मेन है ना, इसको कौन सा ताज कहते हैं? दूसरा ताज कहते हैं। दक्षिण का ताज कहते हैं काला ताज। अधूरा ताज क्यों कहते हैं? कि बेटा ये जब ये मकबरा बन रहा था ना, तो औरंगजेब की बाद में मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद ये क्या रह गया था? अधूरा रह गया था, इसलिए इसको अधूरा ताज भी बोला जाता है। याद रह जाएगा ना? ठीक है, अब औरंगजेब है ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया राजा बनने से पहले ये कहाँ का गवर्नर होता था? दक्कन का गवर्नर होता था। ठीक है, अब है ना औरंगजेब ने ना, इसने कहते हैं बीजापुर को 1686 में, इससे भी पहले आ जाओ, एक बार छोड़ो बीजापुर को, इसने ना 1672 में, इसके टाइम में सतनामी विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था। इसका हरियाणा के नारनौल में हुआ। ठीक है, और नारनौल कहां पर है बेटा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। लिख लो, इसके टाइम में 1672 में कौन सा विद्रोह हुआ था बेटा? सतनामी विद्रोह हुआ था। इसके टाइम में 1672 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था। इसके टाइम में 1672 हुआ था सतनामी। और सतनामी एक संप्रदाय था जिसकी स्थापना संत वीरभान ने की थी। संत वीरभान ने। लिख लो, सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन होते थे? संत वीरभान होते थे। लिख लो, सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन होते थे बेटा? संत वीरभान होते थे। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन होते थे? संत वीरभान ने किसकी स्थापना की थी? सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत वीरभान ने की थी। और कहते हैं बेटा 1675 में सिख विद्रोह हुआ था। इसके टाइम में ना कौन सा विद्रोह हुआ था बेटा? सिख विद्रोह हुआ था। ठीक है, कहते हैं सिखों के एक गुरु होते थे बेटा, जिनका नाम क्या होता था? गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, ये विद्रोह 1675 से लेकर शुरू चलता रहा था, लेटर एज में भी चलता रहा था। तो इन्होंने सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको ना क्या करवा दिया था? मरवा दिया था। यानी गुरु तेग बहादुर जी शहीद कब हुए थे? तो वो औरंगजेब ने करवाया था। लिख लो, इन्होंने सिखों के किस गुरु को, ठीक है, मृत्यु दंड दे दिया था? तो गुरु तेग बहादुर जी को। सिखों के 5वें गुरु को जहांगीर ने मरवाया था, जिनका नाम क्या था बेटा? गुरु अर्जुन देव जी होता था। और सिखों के 9वें गुरु कौन होते थे? गुरु तेग बहादुर होते थे। कौन होते थे? गुरु तेग बहादुर जी को कहते हैं, इन्होंने ऑर्डर दिया था कि या तो आप इस्लाम स्वीकार कर लो। इन्होंने कहा कि मैं क्या नहीं स्वीकार करूंगा? इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। औरंगजेब को पता था कि अगर गुरुजी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया ना, तो इनके पीछे सिख कम्युनिटी भी क्या स्वीकार कर लेगी? इस्लाम स्वीकार कर लेगी।
तो गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और गुरु तेग बहादुर जी है ना, उन्होंने अपने शीश का दान दिया था, तो शीशगंज गुरुद्वारा नई दिल्ली में है। ठीक है, जब उन्होंने किसका दान दिया था? शीश का दान दिया था। ठीक है, वो जब हम सिखों का इतिहास पढ़ाएंगे गौरवशाली, तब वहां पर डिस्कस करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी है ना बेटा, ठीक है, इन्होंने ना मतलब किसके टाइम में ये शहीद हो गए थे? तो किसने मरवा दिया था? औरंगजेब। फिर अंतिम गुरु आए थे गुरु गोविंद सिंह जी। कौन आए थे बेटा? गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही 1699 ईस्वी में खालसा पंथ बनाया था। कौन से पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना। ये क्वेश्चन आता है बेटा। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में कौन सा पंथ बनाया था बेटा? खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी है ना, सिखों के इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। आप YouTube पर ना बेटा एक युद्ध भरना, बैटल ऑफ चनकोर। कौन सा युद्ध रहेगा? बैटल ऑफ चनकोर का युद्ध रहेगा। और उसमें कहते हैं बेटा कि मतलब 1.25 लाख की सेना एक सिख ने लड़ाई की थी। सामने विपक्षी की सेना में कितने सैनिक थे? अनुपात पूछे ना, 1 वर्सेस 1.25 लाख। और उस युद्ध को सिखों ने जीता था। आज भी है ना, आप है ना मतलब है कोई सिख की मम्मी से पूछोगे ने आपके कितने बेटे हैं, अगर उसका एक बेटा हुआ ना, वो कहेगी 1.25 लाख है। कितने बेटे हैं मेरे? 1.25 लाख। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही थी, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक बिड़ाऊं, ता गुरु गोविंद सिंह जी नाम कहूं। तो 1699 में इन्होंने, और कहते हैं बेटा एक व्यक्ति होता था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कि ये HSC ने पूछा था किसने गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर संन्यास त्याग कर युद्ध लड़ने का निर्णय लिया था? तो बंदा बहादुर ने। लिख लो, किसने गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर संन्यास त्याग कर युद्ध लड़ने का फैसला लिया था? बंदा बहादुर ने लिया था। लिख लो, किसने गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर, किसने गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर युद्ध छोड़, मतलब पहले क्या ले लिया था बेटा? संन्यास ले लिया था। और संन्यास इन्होंने छोड़कर क्या, किसका निर्णय लिया था? युद्ध लड़ने का निर्णय लिया था। तो किसने लिया था? बंदा सिंह बहादुर ने लिया था। ठीक है, इन्होंने क्या पहले क्या ले लिया था बेटा? युद्ध करने से संन्यास ले लिया। लेकिन इनको किसने कहा था कि आपको युद्ध करना होगा? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। फिर इन्होंने क्या कर दिया था? संन्यास त्याग कर युद्ध लड़ने का फैसला लिया। और कई है ना मतलब ऐसे सिखों के ना 10 ही गुरु हुए हैं, और 11वां सिखों का गुरु रहेगा गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन कई आज भी है ना सिखों के 11वें गुरु से कनेक्ट किसको करते हैं? बंदा सिंह बहादुर को। लेकिन सिखों का 11वां गुरु कौन रहेगा? गुरु ग्रंथ साहिब रहेगा। तो बंदा बहादुर का भी ना सिखों में बहुत बड़ा नाम होता था। बंदा बहादुर को भी ना ये शहीदी दिलवाई गई थी बेटा। ठीक है, जब हम उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे बंदा बहादुर सिंह को मुगल बादशाह ने मरवा दिया था, फांसी दी थी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब कहते हैं एक तिलपत का युद्ध। ठीक है, तिलपत का युद्ध। ठीक है, यह हुआ था जाटों और औरंगजेब के बीच में। जाटों और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में ना कई आए थे। सबसे पहले गोकुला जाट आया था, फिर चूड़ामन आया था, और अंत में राजा राम आया था। तिलपत के युद्ध से संबंधित अगर ना औरंगजेब के जाट विद्रोह किसके साथ हुए? गोकुला, चूड़ामन और राजा राम। 3 जाटों का नाम याद रख लेना, एक तो गोकुला, एक चूड़ामन, लिख लो, एक गोकुला, एक चूड़ामन, और एक कौन रहेगा? राजा राम रहेगा। और ये राजा राम बेटा वो इंसान है जिसने अकबर की कब्र खुदवा दी थी और अकबर को जला दिया था। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों में एक रिवाज होता है, वो शवों को दफनाते हैं और हिंदू शवों को क्या करते हैं? जलाने का काम करते हैं। तो राजा राम ने क्या किया? अकबर की कब्र खोदकर अकबर के जो अवशेष मिले थे ना, उनको जला दिया था। तो अकबर एक ऐसा राजा है जिसे दफनाया भी गया था और
जलाया भी गया था। लिख लो, अकबर एक ऐसा राजा था जिसे दफनाया भी गया था और जलाया भी गया था। अकबर भारतीय इतिहास का ऐसा राजा था जिसे दफनाया भी गया था और जलाया भी गया था। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो तिलपत का युद्ध है ना, गोकुला जाट चूड़ामण राजा, ये राजा राम, याद रह जाएगा ना? वेरी गुड, ठीक है। अब कहते हैं 1686 में ना ये औरंगजेब ने बीजापुर को जीता था, बीजापुर को जीता था। 1687 में गोलकुंडा को जीता था। लिख लो, इसने 1686 में बीजापुर को जीता था और 1687 में गोलकुंडा को जीता था। लिख लो, औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को जीता था और 1687 में किसको जीता था बेटा? गोलकुंडा को। किसने जीता था? औरंगजेब ने। 86 में किसको जीता? बीजापुर को। और 87 में किसको जीता था इसने? गोलकुंडा। और जो बीजापुर और गोलकुंडा के साथ कल पड़ा था, संधि किसने की थी? शाहजहां ने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। लेकिन इसने क्या किया? दोनों को, बीजापुर को भी जीत लिया और किसको जीत लिया बेटा? गोलकुंडा को जीत लिया। एक है ना, इसके ना अगर पूछे ना किसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, छत्रपति शिवाजी के साथ संघर्ष चलता रहता था। ठीक है, लिख लो, औरंगजेब का किसके साथ संघर्ष चलता रहता था? छत्रपति शिवाजी के साथ संघर्ष चलता रहता था। और कहते हैं इसने ना छत्रपति शिवाजी को ना हराने के लिए अपने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम था शाइस्ता खां। क्या होता था बेटा? शाइस्ता खां को ना छत्रपति शिवाजी ने क्या किया बेटा? हरा दिया था। लिख लो, इसके किस सेनापति को छत्रपति शिवाजी ने हरा दिया था? शाइस्ता खां को। लिख लो, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी पर नियंत्रण करने के लिए किसको भेजा था बेटा? शाइस्ता खां को भेजा था। लिख लो, इसने छत्रपति शिवाजी पर, हालांकि छत्रपति शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि बहुत लेटर स्टेज में 1674 में जाकर धारण की थी। जब मैं मराठा साम्राज्य और पेशवा साम्राज्य आपको पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर आपको पढ़ाएंगे। पहले ये मराठा होते थे और छत्रपति शिवाजी के बाद है ना मराठा का पद पेशवा में बदल जाएगा। जैसे बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी बाजीराव थे, बाजीराव वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शाइस्ता खां को किसने हरा दिया था? शिवाजी ने। तो औरंगजेब के संबंध किसके साथ अच्छे नहीं थे? छत्रपति शिवाजी के साथ अच्छे नहीं थे। कहते हैं 1665 में ना इसने भेजा राजा जय सिंह को। किसको भेजा? राजा जय सिंह को। और राजा जय सिंह के साथ है ना शिवाजी महाराज की एक संधि हुई जिसे इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, और ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, डबल अंडरलाइन करके लिखो, छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में कौन सी संधि हुई थी? लिख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, ये पुरंदर की संधि है ना, ये हुई राजा जय सिंह के साथ थी, लेकिन ये शासनकाल किसका था? औरंगजेब का। रियल में ये पुरंदर की संधि किसके साथ हुई थी? शिवाजी महाराज की, राजा जय सिंह के साथ। इसमें शिवाजी महाराज के 23 किले हैं ना, वो किसके पास चले गए थे बेटा? मुगलों के पास चले गए थे। तो पुरंदर की संधि रियल में किसके साथ हुई थी? राजा जय सिंह के साथ। और राजा कौन होता था उस टाइम में? औरंगजेब होता था। ठीक है, अब देखो, छत्रपति शिवाजी को एक सवाई राजा जय सिंह हराने जा रहा है, तो दोनों भारतीय राजा आपस में लड़ रहे हैं। तभी तो कहता हूं आपस में हमें फूट ले बैठी थी। औरंगजेब आदेश दे रहा है और हराने कौन जा रहा है? राजा जय सिंह। राजा जय सिंह को सवाई राजा जय सिंह बोलते हैं। कौन सी उपाधि मिली थी? सवाई जय सिंह। ठीक है, तो ये याद कर लेना। फिर है ना बेटा, कहते हैं 1666 में ना छत्रपति शिवाजी को किसके सामने पेश किया गया? औरंगजेब के सामने पेश किया गया। शिवाजी के साथ इसका एक बेटा था जिसका नाम था संभाजी। कौन होता था बेटा?
इसका बेटा था छत्रपति शिवाजी और संभाजी को क्या किया गया था, पेश किया गया था। और कहते हैं औरंगजेब ने ना शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ठीक है। और औरंगजेब ने कहते हैं इसको जो दरबारी होते हैं ना उसमें बैठने को कहा, ठीक है। और ये राजा छत्रपति शिवाजी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और 1666 में ना छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने क्या कर लिया, कैद। पेपर में पूछा जाता है कहाँ किया था, जयपुर के किले में, जयपुर के किले में कैद किया था। लिख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कहाँ पर कैद किया था, जयपुर के किले में कैद किया था। लिख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कहाँ पर कैद कर लिया, तो कहाँ पर कैद किया था, जयपुर के किले। दोबारा बताता हूं, समझ नहीं आ रहा आपको ये, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संघर्ष किसके चलते थे बेटा, औरंगजेब के चलते थे, ठीक है। क्यों चलते हैं मैं बताता हूं, ठीक है। इतिहास में जब आप जाओगे ना, मैंने बताया औरंगजेब है ना कहाँ का गवर्नर होता था, दक्कन, ठीक है। जो महाराष्ट्र है ना बेटा, ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था, ठीक है, 1627 में पूना के शिवनेर किले में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी किस भारत में रहते थे बेटा, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में कौन शासन करना चाहता था, औरंगजेब। तो कभी भी एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए इन दोनों के आपस में क्या होते थे, संघर्ष होते थे। स्टार्टिंग में ना इनके संघर्ष चले। अब है ना जब औरंगजेब 1658 में राजा बना ना, तो औरंगजेब का ध्यान है ना दक्षिण भारत से किस भारत पर आ गया, उत्तर भारत पर, क्योंकि उसको दिल्ली संभालनी थी ना। तो पीछे से कौन मजबूत हो गए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज पीछे से दक्षिण भारत पर पकड़ बना ली। फिर इसने अपने सबसे शक्तिशाली सैनिक को भेजा जिसका नाम था शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां को भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कर दिया था, हरा दिया था। फिर औरंगजेब को लगा कि अब मैं किसको भेजूंगा, राजा जय सिंह, ये भारतीय राजा है, उसकी कमजोरी को जानेगा। तो राजा जय सिंह ने ना शिवाजी महाराज को किस संधि पर विवश कर दिया था, पुरंदर की संधि। ये जून 1665 में हुई। फिर अगले साल इस संधि के तहत है ना औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज आए और औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को ना संधि की अवहेलना करते हुए क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। बाद में 1666 में ना शिवाजी महाराज है ना एक बहरूपिया इनको अपने मतलब महल में बुलाएगा अपने जन्मदिन पर फलों की टोकरी में, और उसका रूप धारण कर कर खुद वहां से भाग जाएंगे। तो शिवाजी महाराज उनकी कैद से कब निकल गए थे, 1666 में ही कैद हुए और 1666 में ही क्या हो गए, उनको धोखा देकर उनकी कैद से निकल गए। लेकिन ये याद रख लेना 1666 में किसकी मृत्यु हो गई थी, शाहजहां की मृत्यु हो गई थी कैद के दौरान। लिख लो, 1666 में किसकी मृत्यु हो गई थी कैद के दौरान। 1658 में कैद किया था ना शाहजहां को, कल पढ़ाया तो था या भूल गए, कल नहीं पढ़ाया था शाहजहां कब कैद किया गया, 1658 में। तो कैद के दौरान शाहजहां की मृत्यु कब हो गई थी, 1666 में कैद के दौरान शाहजहां की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। शाहजहां है ना राजा रहा बेटा 1628 से लेकर 1658 तक, और मृत्यु कब हुई थी, 1666 में शाहजहां की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 1666 में शिवाजी महाराज को भी कैद था और शाहजहां भी 1666 में कैद के दौरान मृत्यु हो गई थी। याद रह जाएगा ना, जहां भी समझ ना आए ना बता दिया करो, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा प्रतीत होता है समझ नहीं आ रहा है, आप मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। जहां भी आपको समझ ना आए ना बोल दो, रोक दो, सर यहाँ पर समझ नहीं आया, ठीक है। क्योंकि पता चल जाता है, फेस बता देते हैं 50% कहानी कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बता, जहां पर समझ ना आए ना पूछ लिया करो, क्योंकि इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा ना वो आगे वाला आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्योंकि बच्चा है ना एक क्वेश्चन पर अगर रुक गया ना तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, वही क्वेश्चन उसके दिमाग में घूमेगा कि मैं पूछूं या ना पूछूं, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। आगे की कहानी कुछ समझ नहीं आएगी, चाहे औरंगजेब की 1 शादी की थी, 50 शादी की थी, 380 शादी की थी, ठीक है। तो पूछ लिया करो। अब कहते हैं बेटा औरंगजेब है ना, इसका एक बेटे का नाम अकबर होता था। क्या होता था, अकबर। और अकबर कहते हैं राजपूतों से जाकर मिला, क्योंकि अकबर है ना ये राजपूतों से प्यार करता था।
वो स्टार्टिंग वाला भी अकबर राजपूतों से प्यार करता था ना, ठीक है। एक औरंगजेब के बेटे का नाम भी क्या होता था, अकबर होता था। और अकबर किससे मिला बता दो, राजपूतों से मिला, ठीक है। और राजपूतों ने इसको कहा कि हम है ना तेरे को क्या बना देंगे, राजा बना देंगे। और इस बात का पता चल गया बेटा औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने ना राजपूतों के पास है ना एक लेटर भिजवाया, ठीक है। और उस लेटर में लिखा हुआ था कि अकबर, हम है ना अपनी साजिश में क्या हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं। तूने राजपूतों का क्या जीत लिया है, दिल जीत लिया है। अब हम दोनों मिलकर किसको मारेंगे, राजपूतों को मारेंगे। ये किसकी चाल थी, औरंगजेब की। अब राजपूत है ना जो इसको रात को तो राजा बनाना चाहते थे, सुबह है ना इसके खिलाफ हो गए, ठीक है। उनको लगा कि ये अकबर है ना औरंगजेब के साथ है, मिल गया है और हमें मारने के लिए आया है। तो अकबर को पता चला कि तेरा पिता है ना इतना खूंखार है, उसने अपने बाप को ही नहीं छोड़ा, तेरे को कहां से छोड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बार चले गए थे, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज ने भी इनको क्या दी थी, शरण दी। और वहां से चले गए, ये फारस चले गए, ठीक है। क्योंकि औरंगजेब की पत्नी किस घराने की थी, फारस। और 1707 के आसपास है ना फारस में किसकी मृत्यु हो गई थी, अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसका इतिहास में ज्यादा वर्णन नहीं है, फिर भी जर्नल नॉलेज के लिए अकबर का कंसेप्ट बता दिया। हालांकि औरंगजेब है ना अकबर से सबसे ज्यादा नफरत करता था, पुराने वाले अकबर से, ठीक है। ये कहता अगर अकबर मेरे सामने होना तो मैं अकबर को जिंदा छिनवा दूं, ठीक है। ये रियल में अकबर से नफरत करता था, लेकिन फिर भी इसके बेटे का नाम भी क्या था, अकबर था। याद रह जाएगा ना, ठीक है। ये कहानी है बेटा, इसके राजपूतों से पंगा क्यों लेगा, ये छत्रपति शिवाजी के कारण भी राजपूतों के खिलाफ था। फिर संभाजी ने किसको शरण दे दी, अकबर को। इसीलिए 1689 में इसने किसको मार दिया बेटा, संभाजी को मार दिया। लिख लो, छत्रपति शिवाजी के किस बेटे को औरंगजेब ने मार दिया था 1689 में, संभाजी महाराज को। लिख लो, छत्रपति शिवाजी के किस बेटे को औरंगजेब ने मार दिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज के किस बेटे को औरंगजेब ने मार दिया, संभाजी। और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पोता होता था बेटा साहू, उसको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। उसको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। लिख लो, औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मार दिया और किसको गिरफ्तार कर लिया बेटा, साहू को गिरफ्तार कर लिया। लिख लो, इसने संभाजी महाराज को मार दिया और किसको गिरफ्तार कर लिया बेटा, साहू को गिरफ्तार कर लिया। लिख लो, संभाजी महाराज को मार दिया और किसको गिरफ्तार कर लिया था, साहू को गिरफ्तार कर लिया। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब छत्रपति मतलब इसने शिवाजी महाराज के किस बेटे को औरंगजेब ने मारा था, संभाजी। और शिवाजी महाराज के पोते को क्या कर लिया था, साहू को गिरफ्तार कर लिया। अब औरंगजेब ने, लिख लो, किस किस पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। एक तो अकबर ने जो प्रथा शुरू की थी झरोका दर्शन, ठीक है, इस पर प्रतिबंध। एक तुलादान, इस पर प्रतिबंध, ठीक है। और एक है ना जो सिजदा व पाओस जो बलबन ने शुरू किया था, सिजदा व पाओस, उस पर भी क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं को कहा कि आज के बाद आप तिलक नहीं निकालोगे, हिंदुओं के तिलक लगाने पर भी इसने क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लिख लो, जरोका दर्शन, सिजदा पाओस, तुलादान, हिंदुओं को क्या करने पर, तिलक निकालने पर भी इसने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और एक संगीत पर क्या लगा दिया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। एक सती प्रथा पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। सती प्रथा पर भी इसने क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। जरोखा दर्शन पर, सिजदा पावोस पर, तुलादान पर, हिंदुओं को तिलक निकालने पर, संगीत पर और सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था बेटा, औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था, औरंगजेब ने। और इसने वेश्यावृत्ति को टोटली बंद कर दिया बेटा, वेश्यावृत्ति को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अकबर ने बंद किया, लेकिन इसका नाम दे दिया उसने एक शैतानपुरी। याद है कि नहीं है,
अकबर ने कह दिया वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध तो है, लेकिन इसने ना एक अलग एरिया डिसाइड कर दिया, ठीक है, उसको नाम दे दिया शैतानपुरी, ताकि कोई लोग जाए ना उनको पता चले कि यहाँ पर शैतान रहते हैं, ठीक है। तो इसने पूर्णतः वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला राजा कौन होता था बेटा? औरंगजेब होता था। इसने पूर्णतः किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। याद रह जाएगा ना, पूर्णतः किसने लगाया था वेश्यावृत्ति पर, और आंशिक रूप से किसने लगाया था? अकबर ने। क्योंकि बेटा इसका खुद का कैरेक्टर अच्छा था, ठीक है। इसने ना बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया। किस पर? एक से ज्यादा विवाह पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी इंसान है ना एक से ज्यादा क्या नहीं करेगा? विवाह नहीं करेगा। अब औरंगजेब की बात को लोगों ने माना, क्योंकि औरंगजेब ने खुद कितनी शादी की थी? एक शादी की। अकबर की बात को नहीं माना, क्योंकि अकबर तो आए दिन शादी खुद करता था और लोगों को कहता था कि शादी नहीं करनी चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या होता है बेटा? लोग वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, लोग वो करेंगे जो आप करेंगे, ठीक है। अगर है ना, मतलब कोई इंसान, मैं आपको कह दूं कि आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए, रील नहीं बनानी चाहिए, और मैं खुद रील बना रहा हूं, ठीक है, फिर आप पर कोई असर पड़ेगा? बोला सर खुद रील बना रहे हैं, बोला लाइक एंड फॉलो करो, ठीक है, और हमें कह रहे हैं रील्स नहीं बनानी चाहिए, तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं खुद इंस्टाग्राम ना चलाऊं और आपको कहूं कि इंस्टाग्राम बहुत गंदी चीज है, तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर कह रहे हैं तो बिल्कुल है, सही कह रहे हैं, फिर आप पर फर्क पड़ेगा। तो वही बात है, इसने खुद एक शादी की थी ना, तो इसने कहा कि आज के बाद कोई बहुविवाह नहीं करेगा, तो इसने बहुविवाह पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध, और लोगों ने इसकी बात को माना भी था। इसने कुछ निर्माण करवाए थे बेटा। एक तो दिल्ली में मोती मस्जिद, दिल्ली में मोती, आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। पढ़ा था ना, इसने दिल्ली में मोती मस्जिद और बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में, आप वाली बात लिख लो, औरंगाबाद महाराष्ट्र में लिख लो, बीबी का मकबरा भी बनाया था। कहां पर बनाया था? महाराष्ट्र में। और क्या बनाया था? दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और हरियाणा में एक मस्जिद बनवाई थी, दीनी मस्जिद, लिख लो। हरियाणा में कौन सी मस्जिद बनवाई थी? रोहतक में। हरियाणा के रोहतक में कौन सी मस्जिद बनवाई थी इसने? दीनी मस्जिद बनवाई थी। हरियाणा के रोहतक में कौन सी मस्जिद बनवाई थी इसने? दीनी मस्जिद बनवाई थी। हरियाणा के रोहतक में कौन सी मस्जिद बनवाई थी बेटा इसने? दीनी मस्जिद बनवाई थी। हरियाणा के रोहतक में कौन सी मस्जिद बनवाई थी इसने? दीनी मस्जिद बनवाई थी। याद रह जाएगा ना। इसकी मतलब पत्नी का नाम क्या होता था? शहजादी दिलरास बानो बेगम। और मृत्यु के बाद इसको कौन सी उपाधि दे दी थी? रबिया दुरानी की क्या दे दी थी? उपाधि दे दी थी, ठीक है। इसका मकबरा महाराष्ट्र में रहेगा, याद रह जाएगा ना। तो कल थोड़ा सा औरंगजेब रहता है, ये कल कवर करेंगे। कल है ना हमारा जो आपका मिडल इंडिया का है ना, औरंगजेब के साथ मिडल इंडिया कंप्लीट होगा। उसके साथ कुछ साम्राज्य और है बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे। बीच में एक सूर्यवंश रहता है, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम एक दिन का टॉपिक है, उत्तर मुगल काल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो एक दिन में हम डिस्कस कर लेंगे। जो 1707 से लेकर 1857 तक के मुगल थे, उनसे ना क्वेश्चन तो बनते हैं। किसने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी? किसने दिल्ली का मुगल गार्डन बनवाया? क्वेश्चन तो बनते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक दिन में कवर हो जाएगा। आज वाला समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू।